नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत हम लोग देख रहे थे और मध्यकालीन भारत के इस नोट्स सीरीज में हम लोग आ पहुँचे हैं अध्याय नंबर 5 पर। और इस टॉपिक में हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे राजपूतों के हार के कारण पर। और इसको हम लोग एक विश्लेषण के रूप में देखेंगे कि राजपूतों के हार का कारण क्या था। तो आखिर तुर्कों से राजदूत कैसे हार गए, ये सभी बातें इस नोट्स सीरीज के माध्यम से हम लोग आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस सेशन की। आखिर तुर्कों से राजपूत कैसे हार गए। तुर्कों से राजपूत कैसे हार गए, तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों को देखते हुए भिन्न भिन्न मतों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों एवं विचारों का गहराई से परीक्षण किया जाए। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचारों को, मतों को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि तथ्यों एवं विचारों का गहराई से परीक्षण किया जाए। इसलिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि राजपूतों के पराजय के क्या कारण नहीं थे, तभी पराजय के कारणों की सही तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तभी जो पराजय के कारण है उसकी सही तस्वीर हम लोगों के सामने उभर करके आएगी। तो तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग करना पराजय का कारण नहीं था। तो तुर्कों द्वारा लोहे के रकाब का प्रयोग करना पराजय का कारण नहीं था, क्योंकि रकाब भारत में 8वीं सदी से ही प्रचलित थी। क्योंकि जो रकाब थी लोहे की, वो क्या थी, 8वीं सदी से ही प्रचलित थी। जैसा कि खुद फोमुदवीर के तथ्यों से यह प्रमाणित होता है। तो जो फोमुदवीर थे उनके तथ्यों से ये प्रमाणित होता है। सतीश चंद्र महोदय का यह मत है कि हाल के अनुसंधान यही दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से बेहतर हथियार भी नहीं थे। तो सतीश चंद्र महोदय मानते हैं कि हाल के जो अनुसंधान हैं वो यह बताते हैं, यह दिखाते हैं कि तुर्कों के पास भारतीयों से बेहतर हथियार भी नहीं थे। राजपूतों के पराजय में भौगोलिक एवं आहार संबंधी तर्क भ्रामक एवं पूर्वाग्रह से युक्त हैं। तो जो क्या है, राजपूतों के पराजय के कारण में भौगोलिक एवं आहार संबंधी तर्क हैं, ये भी भ्रामक और पूर्वाग्रह से युक्त हैं। तो ये भी जो तर्क हैं कि भौगोलिक और आहार संबंधी क्या हैं, विविधताएं थी, तो ये भी तर्क क्या हैं, भ्रामक हैं और पूर्वाग्रह से युक्त हैं। राजपूतों में भी मांसाहार की प्रथा थी और राजपूत भी क्या करते थे, मांसाहार करते थे। ऐसी प्रथा राजपूतों में भी थी। तो ये जो भौगोलिक और आहार संबंधी तर्क हैं ये भी भ्रामक और पूर्वाग्रह से युक्त हैं। सार यह है कि भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे। तो अगर सार रूप में कहें तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे और वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। और ये भी क्या थे, वीरता में तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि स्वयं महमूद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी मसूद दोनों ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की, जिसमें तिलक एवं शिवेंद्राय प्रमुख थे। तो सार रूप में हम यदि कहें तो भारतीय सैनिक भी योद्धा प्रवृत्ति के थे और वीरता में ये तुर्कों से कम नहीं थे। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि स्वयं महमूद गजनवी ने एवं उसके जो उत्तराधिकारी मसूद थे, दोनों ने क्या किया था, अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की थी, जिसमें तिलक एवं शिवेंद्राय प्रमुख थे। तिलक और शिवेंद्राय क्या थे, उनकी सेना में प्रमुख थे। इस्लाम धर्म की भूमिका को भी बहुत बढ़ा कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो इस्लाम धर्म की जो भूमिका है उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं देखा जाना चाहिए। यदि मुसलमान अल्लाह एवं कुरान के नाम पर, मुसलमान क्या है, अल्लाह एवं कुरान के नाम पर
ऊर्जा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते थे तो राजपूत भी काली एवं भैरव के नाम पर युद्ध को क्रीड़ा समझकर प्रस्तुत होते थे। तो यदि जो मुसलमान था वो अल्लाह एवं कुरान के नाम पर ऊर्जा ग्रहण कर रण क्षेत्र में उतरते थे, तो जो राजपूत थे वो भी काली एवं भैरव के नाम पर युद्ध को क्रीड़ा समझ करके प्रस्तुत होते थे, युद्ध को एक खेल के रूप में समझ करके उसमें पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। फिर अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की फिर भी अगर इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका होती तो मोहम्मद गोरी 2 बार भारत में क्यों हारा? यदि इस्लाम धर्म की तुर्कों की विजय में भूमिका होती तो मोहम्मद गौरी 2 बार भारत में क्यों हार गया था? भारत यह विचार करने योग्य बात है कि 2 बार मोहम्मद गौरी भारत में क्यों हारा था। भारत में व्याप्त जाति प्रथा को भी अतिरंजित करके नहीं देखा जाना चाहिए। भारत में जो जाति प्रथा थी उसको भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुर्क एवं राजपूत दोनों समाज विभाजित थे। तो जो तुर्क समाज विभाजित था जिस तरह से, उसी तरह से राजपूत समाज भी विभाजित था। यहीं पर इनकी भी चर्चा कर देना तार्किक है कि भारत में कभी भी जाति प्रथा में निम्न जातियों को सेना में शामिल होने से नहीं रोका गया। तो यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि भारत में कभी भी क्या है, जाति प्रथा ने निम्न जातियों को सेना में शामिल होने से नहीं रोका। तो जाति प्रथा में जो निम्न जातियां थी उनको कभी भी सेना में शामिल होने से नहीं रोका गया। खुद कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही शूद्रों की सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया था। तो खुद कौटिल्य ने क्या बताया है कि प्राचीन काल में भी क्या था, शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था। यही कारण है कि आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से राजपूत सेना तुर्क सेना से बड़ी होती थी। तो इसी कारण से जो आकार एवं मानव संसाधन की दृष्टि से यदि देखें तो राजपूत सेना तुर्क सेना से बड़ी होती थी। दूसरे भाईचारे की भावना से तुर्क विजेता कभी ओतप्रोत नहीं थे, और यदि दूसरे ओर देखें तो भाईचारे की भावना से तुर्क विजेता कभी भी ओतप्रोत नहीं हुए थे। तुर्कों में सामाजिक भेदभाव इतना जटिल और गंभीर नहीं था। तुर्कों में जो सामाजिक भेदभाव था वो उतना जटिल और गंभीर नहीं था जितना हिंदू समाज में था, जितना कि हिंदू समाज में था। भारतीय समाज में पृथकतावादी प्रवृत्तियों का प्रसार था। तो भारतीय समाज में क्या था, पृथकतावादी प्रवृत्तियों का प्रसार था। लोग अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को अपना देश माना करते थे। लोग क्या करते थे, अपने छोटे से छोटे क्षेत्र को क्या करते थे, अपना देश मानते थे। समाज में कलिवर्ण सिद्धांत विदेश यात्रा निषेध लागू था। तो कलिवर्ण सिद्धांत मतलब विदेश की यात्रा करना मना था जैसे सिद्धांत लागू थे, जिसके कारण बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय सभा लाभ नहीं उठा सका। तो भारतीय जो क्या था समाज था वो लाभ नहीं उठा सका था। बाहरी देशों के नवीन ज्ञान से भारतीय समाज लाभ नहीं उठा सका। सतीश चंद्र के अनुसार यही कारण है कि भारतीयों के बीच से विदेशियों का अध्ययन करने वाला कलाकार अलबरूनी नहीं निकला। बौद्धिक रूप से तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा था, और बौद्धिक रूप से भी तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में क्या था, भारत पीछे हो रहा था, पिछड़ रहा था। तो इस तरह से अब प्रश्न यह उठता है कि राजपूतों की पराजय के मूल कारण क्या थे। तो प्रश्न उठता है कि आखिर राजपूत के पराजय के मूल कारण क्या थे। तो महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके महमूद गजनवी ने क्या किया था, अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। तो जो महमूद गजनवी था इसने अफगानिस्तान एवं पंजाब पर अधिकार करके भारत की बाहरी सुरक्षा पंक्ति को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और यहीं से भारत को सामरिक दृष्टि से बचाव नीति रक्षात्मक रवैया अपनाने को विवश होना पड़ा। तो यहीं से क्या हुआ, भारत को सामरिक दृष्टि से उस टाइम पर जो सोच थी तो वो बचाव की नीति रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए विवश होना पड़ा। वास्तव में हार की पटकथा तो यहीं से शुरू हो गई जो कि 1192 ईस्वी में जाकर समाप्त होती है। तो अगर असलियत में देखें तो जो हार की पटकथा थी
तो वो यहीं से शुरू हो गई थी और 1192 ईस्वी में जाकर समाप्त होती है। काबुल, जाबुल और जमींदावर। तो काबुल, जाबुल और जमींदावर अर्थात हलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र जिसे अलहिंद कहा जाता था, 9वीं सदी से ही तुर्कों के कब्जे में आ गए थे। तो काबुल हो गया, जाबुल हो गया और जमींदावर हलमंद नदी के आसपास का जो क्षेत्र था जिसे अलहिंद कहा जाता था, 9वीं सदी से ही तुर्कों के कब्जे में आ गया था। ध्यातव्य है कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, ध्यान देने योग्य है कि राजपूत राज्यों ने सामरिक दृष्टि से नितांत अभाव का परिचय दिया। तो जो राजपूत राज्य थे उन्होंने सामरिक अंतर्दृष्टि के नितांत अभाव का परिचय दिया। वे अफगानिस्तान, पंजाब से तुर्कों को उखाड़ फेंकने के लिए कोई साझा रणनीतिक मोर्चा न बना सके और वे अफगानिस्तान, पंजाब से तुर्कों को बाहर करने के लिए कोई भी रणनीतिक साझा मोर्चा नहीं बना सके, ये भी कारण था। और दोस्तों राजपूत क्या थे, सैन्य ढांचे पर नजर डालें, यदि राजपूतों के सैन्य ढांचे पर नजर डालें तो यह सैन्य संगठन एवं नेतृत्व की दृष्टि से हीन था। तो जो राजपूत का सैन्य संगठन था वो नेतृत्व की दृष्टि से क्या था, कमजोर था। एक तो सामंती प्रथा के कारण राज्य की आय सीमित हो गई थी, क्योंकि भू राजस्व का विभाजन सामंतों से हो जाता था, क्योंकि जो भू राजस्व था उसका विभाजन सामंतों में हो जाता था, जो उसके सामंत हुआ करते थे उनमें हो जाता था, जिससे ऊपरी या केंद्रीय नेतृत्व को इसका अल्प भाग ही प्राप्त होता था। तो जो राजपूत का सैन्य ढांचा था यदि उसको हम देखें तो हमको पता चलेगा कि सैन्य संगठन एवं नेतृत्व की दृष्टि क्या थी, हीन थी, कमजोर थी। और एक तो सामंती प्रथा के कारण राज्य की आय क्या हो गई थी, सीमित हो गई थी। जो सामंती प्रथा थी राजपूतों में उसके कारण राज्य की आय सीमित हो गई थी, क्योंकि भू राजस्व का विभाजन सामंतों में हो जाता था, क्योंकि जो भूमि से राजस्व मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, उसका विभाजन सामंतों में हो जाता था, जिससे क्या हुआ, ऊपरी या केंद्रीय नेतृत्व को इसका बहुत थोड़ा भाग, अल्प भाग ही प्राप्त होता था, बहुत थोड़ा भाग, अल्प भाग ही प्राप्त होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासक के हाथ में आर्थिक साधन सीमित हो गए। तो इस कारण से जो इसका रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो शासक था उसके हाथ में जो आर्थिक साधन थे वो कम हो गए, सीमित हो गए, और वे राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का बोझ उठाने में असमर्थ थे। इस तरह से वे क्या थे, राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का बोझ उठाने में असमर्थ थे। अब जब क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे उनकी सैन्य संगठन क्या हुआ, कमजोर हुआ। तो राजपूत शासक जहां सामंतों द्वारा जुटाई गई एक विकेंद्रित सेना का नेतृत्व करते थे, वहीं तुर्क इक्तेदारी के माध्यम से एक केंद्रीय सेना का। तो राजपूत क्या थे, राजपूत शासक थे, वो क्या करते थे, सामंतों द्वारा जुटाई गई एक विकेंद्रित सेना, डिसेंट्रलाइज आर्मी का नेतृत्व करते थे। तो विकेंद्रित सेना का नेतृत्व करते थे, वहीं तुर्क इक्तेदारी के माध्यम से, वहीं जो तुर्क थे, मुसलमान थे, वो इक्तेदारी के माध्यम से एक केंद्रीय सेना का नेतृत्व करते थे। केंद्रीय सेना उनके नेतृत्व में हुआ करती थी। इसलिए राजपूतों की पराजय के एक कारण में इक्तादारी पद्धति का सामंतवादी पद्धति के ऊपर विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसलिए जो राजपूत की पराजय है उसके कारणों में इक्तादारी पद्धति का सामंतवादी पद्धति के ऊपर विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। जो इक्तादारी पद्धति थी वो क्या थी, सामंतवादी पद्धति से क्या थी, श्रेष्ठ थी। इसलिए इक्तादारी पद्धति क्या हुई, सामंतवादी पद्धति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो इस रूप में भी इसको देखा जाना चाहिए। राजपूतों में रणनीतिक दृष्टि की कमी थी, और जो राजपूत थे उनमें क्या था, रणनीतिक दृष्टि की कमी थी, लेकिन इसी के साथ उनकी रण पद्धति भी तुर्कों से बेहतर नहीं थी। तो जो उनकी लड़ने की क्या थी, पद्धति थी, वो भी क्या थी, तुर्कों से अच्छी, मुसलमानों से अच्छी नहीं थी। मिनहाज के अनुसार सर्वप्रथम भारत में करवा नामक अस्त्र का प्रयोग मोहम्मद गौरी ने किया था। तो जो करवा नामक अस्त्र था उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो मोहम्मद गौरी ने किया था। करवा अस्त्र गौरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। तो करवा नामक अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने किया, और जो करवा अस्त्र था वो गौरी का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। तो वो क्या था, गौरी का सबसे महत्वपूर्ण क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, महत्वपूर्ण क्या था, अस्त्र था। तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण घुड़सवार होने की ख्याति प्राप्त थी। तो उस टाइम पर जो तुर्क हुआ करते थे
तो वो क्या थे, सबसे निपुण, विश्व में सबसे निपुण घुड़सवार होने की ख्याति प्राप्त थी उनको। मतलब कि वो घुड़सवार बहुत अच्छे थे, जो तुर्क थे वो घुड़सवारी में बहुत अच्छे थे, उनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। राजपूत जहाँ अपनी सारी सेना एक साथ झोंक देते थे, वहीं तुर्क अपनी एक छोटी टुकड़ी कौतुली सेना के रूप में बचा कर रखते थे, जिससे वे अपनी हार को जीत में बदल देते थे। तो राजपूत जहाँ क्या करते थे, अपनी सारी सेना को एक साथ लड़ने के लिए भेज देते थे, वहीं तुर्क क्या करते थे, अपनी एक छोटी टुकड़ी कौतुली सेना के रूप में बचा करके, कौतुली सेना के रूप में तुर्क क्या करते थे, एक छोटी सेना की टुकड़ी को बचा लेते थे और बाद में वो क्या करते थे, उसी सेना से क्या करते थे, अपनी हार को जीत में बदल देते थे और जो उनकी हार होती थी उसको क्या कर लेते थे, जीत में बदल देते थे। राजपूतों द्वारा धर्म युद्ध करना, राजपूत क्या थे, धर्म के रूप में युद्ध किया करते थे, भागती सेना पर हमला नहीं करते थे। साथ साथ भारतीय एवं तुर्क शासकों में हार के कारणों में दृष्टिकोण का भी बुनियादी फर्क था। तो जो राजपूतों द्वारा क्या धर्म पूर्वक युद्ध किया जाता था और भागती हुई सेना पर कभी वो हमला नहीं करते थे। साथ साथ भारतीय एवं तुर्क शासकों में हार के कारणों, तुर्क शासकों के हार के कारणों में दृष्टिकोण का भी क्या था, नज़रिए का भी क्या था, बुनियादी फर्क था। तो जो भारतीय और तुर्क शासक थे उनके हार के कारणों को यदि देखें तो उनके दृष्टिकोण, हार के कारणों में दृष्टिकोण का भी बुनियादी फर्क था, दोनों के नज़रिए में क्या था, फर्क था। भारतीय शासक युद्ध में हार को व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी आत्महत्या कर लेते थे। तो जो भारतीय शासक थे वो क्या करते थे, युद्ध में हार को अपना व्यक्तिगत अपमान, जो भारतीय शासक थे वो युद्ध में हार को अपना व्यक्तिगत अपमान मानकर कभी कभी क्या कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। जैसे कि महमूद गजनवी एवं ऐबक से हारने के पश्चात क्रमशः जयपाल एवं हरिराज द्वारा आत्महत्या किया जाना। तो जयपाल और हरिराज के द्वारा, जैसे महमूद गजनवी और ऐबक से जब वो हारे तो उन्होंने व्यक्तिगत स्वयं की हार को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेकर के क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली जयपाल और हरिराज ने। वहीं तुर्क शासक हार के कारणों का गहन परीक्षण कर एवं स्वयं में महत्तम सुधार कर पुनः रणनीति में उपस्थित होते थे। तो वहीं जो तुर्क शासक थे वो हार के कारणों का गहन परीक्षण करते थे और स्वयं में महत्तर सुधार और अपने आप में क्या करते थे, बड़ा सुधार करके पुनः रण क्षेत्र में उपस्थित होते थे। जैसे 1192 में मोहम्मद गौरी फिर उसी तराइन में लड़ा जहां 1 वर्ष पूर्व वह हार चुका था, जहां वह 1 साल पहले ही हार खा चुका था। वहीं पर उसने 1192 में फिर से तराइन में ही लड़ा और फिर वहां पर उसने क्या की, जीत प्राप्त की। तो कुल मिलाकर राजपूतों के पराजय के कारणों में सैनिक संगठन, नेतृत्व की कमजोरी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ साथ राजपूतों में व्याप्त वह पृथक्करण का भाव भी था, जिसके कारण वे एक होकर समूहबद्ध न हो सके और एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के सामने हारते चले गए। तो दोस्तों कुल मिलाकर यदि देखें तो राजपूतों के पराजय के कारणों में सैनिक संगठन, नेतृत्व की कमजोरी, दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ साथ राजपूतों में व्याप्त वह पृथक्करण का भाव भी था, जिसके कारण वे एक होकर भी समूहबद्ध न हो सके और एक एक करके पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के सामने हारते चले गए। तो एक एक करके जो पश्चिम से आक्रमण हुए सभी के सामने वो हारते चले गए, सभी आक्रमणों के सामने हारते चले गए। तो इस तरह से दोस्तों ये एक क्वेश्चन बनेगा कि ये दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंस का बन रहा है कि राजपूतों के हार के कारण क्या थे, विश्लेषण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग पॉइंट वाइज इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है मेंस में 5 मार्कर के रूप में और 11 मार्कर के रूप में। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि राजपूतों के हार के कारण क्या क्या थे। ऐसा प्रश्न बनेगा कि राजपूतों की हार के क्या कारण थे, या इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि आखिर तुर्कों से राजपूत कैसे हार गए, हार के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो
इस तरह से प्रश्न दोस्तों बनते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर आप लोग अपनी निगाह बनाए रखेंगे और आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अध्याय 5 यहीं से समाप्त होता है। अध्याय 6 की बात करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अध्याय 6 में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे दिल्ली सल्तनत एक विश्लेषण के रूप में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।